तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडवांस वेल्डिंग सब्जेक्ट को। ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट 7 है, जिसमें अपन लोग फिजिक्स ऑफ द बिल्डिंग आर्क को देखेंगे। तो ये रहा हमारा सिलेबस। इसमें पार्टिकुलर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्क एफिशिएंसी के बारे में और हीट जनरेटेड एट कैथोड एंड एनोड पे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं आर्क एफिशिएंसी को। तो अंडर दी सिंप्लीफाइड कंडीशन, अब सिंप्लीफाइड कंडीशंस कैसे बोलते हैं? DCEN यानी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। ठीक है, आपको पता होगा दो तरह से हम सप्लाई दे सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और एक होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। तो जब हम इलेक्ट्रोड को नेगेटिव मान रहे हैं तो उस केसेस में हमने इसको डिफाइन किया है, तो इसे बोलते हैं अंडर सिंप्लीफाइड कंडीशन। ये सिंप्लीफाइड कंडीशन है DCEN पोलैरिटी की। ठीक है, the ratio of the heat generated at the anode and the total heat generated in the arc is defined as the arc efficiency। यानी जो भी आपके एनोड पे हीट जनरेट हुई है और आपकी जो टोटल हीट है, उन दोनों का रेशियो कहलाता है आर्क एफिशिएंसी। अब डेफिनेशन ऑफ द आर्क एफिशिएंसी होल्ड गुड्स ओनली इन द केस ऑफ द नॉन कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के लिए ये डेफिनेशन बेस्ट है, बाकी के लिए वर्क करेगी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, और एक बात और, आर्क एफिशिएंसी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में ज़्यादा होती है और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की आर्क एफिशिएंसी कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अपन हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन वेल्डिंग। जो हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है वेल्डिंग में वो किस तरह से होती है। तो मान लिया कि हमने DCEN यानी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड को नेगेटिव रख के सप्लाई दी, तो 30% हीट जो होगी वो तो इलेक्ट्रोड में वापस जाएगी। ठीक है, और रिमेन 55% हीट नीचे की ओर आएगी और जो बची हुई 15% लगभग है वो यहाँ एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ये किसके थ्रू जाएगी? ये दो मोड होंगे इसके हीट ट्रांसफ़र के, एक होगा कन्वेक्शन, एक होगा रेडिएशन। इन दोनों के थ्रू ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। और जो अब यहाँ पे 55% हीट बची है, इसमें से 45% तो वर्क पीस खुद एब्जॉर्ब करेगा, यही मेल्ट करेगी हीट, और जो 10% है ये वर्क पीस को भी क्रॉस करके ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। तो यही हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है वेल्डिंग के केस में। ठीक है, अब देखते हैं आर्क एफिशिएंसी कंज्यूमेबल वर्सेस नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग प्रोसेस। अब हम कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग प्रोसेस की कंपेयर करते हैं आर्क एफिशिएंसी की टर्म में। तो इसमें क्या होता है? कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, जैसे समझड आर्क वेल्डिंग हुआ, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग हुआ, यूज हीट जनरेटेड बोथ एट द कैथोड एंड एनोड फॉर मेल्टिंग द फिलर एंड बेस मेटल। देखो इन दोनों इस टाइप के जो होते हैं प्रोसेस कंज्यूमर आर्क वेल्डिंग में, इसमें क्या होता है कि हमारा जो इस टाइप से क्या हो गया, ये वर्क पीस है, इसको भी हमें पिघलाना होता है, और जो हमने फिलर रॉड ले रखी है इसको भी हमें पिघलाना होता है। तो हमें हीट की ज़रूरत यहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी होती है। लेकिन जो अदर नॉन कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग हो गया, तो इनमें क्या होता है कि हमें फिलर रॉड तो यूज ही नहीं होती है, तो इसे तो हमें पिघलाना नहीं होता, तो हमें सारी की सारी हीट कॉन्सेंट्रेट करनी होती है कहाँ पे? वर्क पीस पे। तो यही मेनली इनमें दोनों में अंतर होते हैं। तो आर्क एफिशिएंसी दोनों की डिफरेंट आती है। तो डिफरेंट आती है और कैसे आती है कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की आर्क एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की आर्क एफिशिएंसी कम होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ आर्क एफिशिएंसी। ये एक तरह से डेरिवेशन है इसका। तो हीट जनरेटेड एट एनोड इज फाउंड सम ऑफ द हीट जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इमिशन एंड दैट फॉर्म एनोड ड्रॉप जोन। तो एनोड ड्रॉप जोन में, यानी देखो कोई फिगर नहीं है, तो ये देख लो, ये जो है ड्रॉप जोन, ये हो गया एनोड ड्रॉप जोन, ये हो गया कैथोड ड्रॉप जोन, और जो बीच का जो एरिया है ये हो गया प्लाज्मा जोन। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं फिर से बैक करके। तो जो एनोड ड्रॉप जोन होता है उसमें जो हीट क्रिएट होगी वो कितनी होती है? वो होती है QA। Q मतलब हीट, A मतलब एट द एनोड, मतलब एनोड पे हीट। तो QA इक्वल टू 5 + BA × I। तो 5 + BA, इसमें 5 क्या होता है? 5 होता है वर्क फंक्शन,
ऑफ द बेस मेटल एज द टेम्परेचर टी। और टी भी फंक्शन होता है। टी किसका फंक्शन होता है? 50 प्लस 1.5 के टी। यहाँ पे के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर इन द केल्विन। ठीक है, तो अब इस 50 को कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि हमें इसमें टेम्परेचर चाहिए होगा, तो 50 को डिफाइन करने के लिए जे वर्क फंक्शन होता है 0 केल्विन पे, तो 0 केल्विन पे जो भी वर्क फंक्शन आएगा उसको बोलेंगे 50। अब उस 50 से हम टेम्परेचर की एक टेम्परेचर निकालेंगे हम अपना बेस मेटल के फंक्शन का, तो इससे हमें टेम्परेचर मिल जाएगा और अपन को इससे 5 पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे जो वर्क फंक्शन होगा उसको बोलेंगे 5। तो इस 5 को यहाँ पे रखेंगे। वोल्टेज एट द एनोड ये हमको दिया हुआ है, और ये जितना भी करंट यूज़ कर रहे हैं वो भी हमको पता होगा। तो इससे हमको पता चलेगा क्या, एनोड ड्रॉप जोन पे टोटल हीट जनरेटेड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हीट जनरेटेड इन दी प्लाज्मा रीजन। अब सेम प्लाज्मा रीजन में क्या होगा, उसी टाइप से जो क्यू होगी प्लाज्मा की, प्लाज्मा में जो हीट होगी वो होगा वोल्टेज इन दी प्लाज्मा रीजन जो भी वोल्टेज आ रहा है इनटू करंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों से हम हीट निकाल लेंगे किसमें, प्लाज्मा रीजन की। तो अपन फिर से फिगर पे चलते हैं। ये जो है यहाँ पे जो प्लाज्मा रीजन है, अब इस एनोड को इस प्लाज्मा रीजन से भी हीट मिलेगी, कुछ कितनी मिलेगी, तो हम मान लेंगे इसकी हीट की वजह से कुछ m% हीट इस एनोड जोन पे आ रही है। ठीक है, तो अपन लोगों ने मान लिया इसकी m% हीट इस एनोड जोन पे आ रही है। तो ये अब जी क्या है, m% ऑफ दी Bp और इंटू आई, और जो प्लाज्मा रीजन में जितनी भी हीट जनरेट हो रही है वो कितनी है, वोल्टेज इन दी प्लाज्मा रीजन इंटू करंट इन दी, करंट तो सब में सेम ही रहेगा, तो इंटू करंट। तो इन दोनों से हमें हीट मिल जाएगी प्लाज्मा रीजन की, और उसका m टाइम फ्रैक्शन, मतलब मान लिया हमने m% ही केवल आ पा रही है प्लाज्मा रीजन से, मतलब ये मान लिया प्लाज्मा रीजन है, तो इसका जो एनोड एरिया है यहाँ पे केवल m% आ पा रही है, m%। तो ये हीट, और इसके अलावा जो एनोड पे डायरेक्टली जनरेट हो रही है हीट, वो हीट कितनी होगी, QA जो हमने पहले निकाली थी। ठीक है, इन दोनों का समीशन, ये टोटल हीट होगी हमारी जो भी यहाँ पे एनोड पे जनरेट हो रही होगी, अपॉन टोटल हीट जनरेटेड इन द आर्क। और इस आर्क में टोटल हीट कितनी जनरेट हो रही होगी, जितना भी हमने वोल्टेज दिया है और जितना भी हमने करंट दिया है, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, टोटल हीट जनरेटेड हो जाएगी। तो हमारा आर्क एफिशिएंसी का एक फार्मूला आता है, इसको देख लेते हैं। आर्क एफिशिएंसी ये होती है QA, मतलब एनोड पे जनरेटेड हीट, प्लस m टाइम P इंटू आई, यानी प्लाज्मा में जनरेटेड हीट का m टाइम, क्योंकि ये प्लाज्मा में जनरेटेड हीट का m टाइम ही यहाँ पे पहुँच पा रहा होगा। ठीक है, तो इसका m टाइम मतलब ये हो जाएगा Bp इंटू आई। तो ये हो गया प्लाज्मा की वजह से एनोड पे जितनी भी हीट हो रही है अपॉन टोटल हीट कितनी है, P इंटू आई। तो ये हो गया हमारा आर्क एफिशिएंसी का फार्मूला। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हीट जनरेशन कैसे हो रही होती है, देखो दो तरह के होते हैं, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है नॉन कंज्यूमेबल और एक होता है कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो इसमें नॉन कंज्यूमेबल है, इसमें तो मेटल ट्रांसफ़र होगा नहीं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे 3 जोन बनेंगे, एक यही कैथोड जोन, प्लाज्मा जोन और ये एक होता है एनोड जोन। तो इन तीनों में जो वोल्टेज होंगे वो डिफर करेंगे, यानी यहाँ पे जो होगा वोल्टेज, ये BC मान लो, इसे BP मान लो, इसको जो वोल्टेज होगा BA होगा, और इसमें जो करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी सब सेम ही रहेगा, लेकिन जो कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग है उसमें मेटल भी ट्रांसफ़र करेगा। तो ये मेटल्स की बूंदें हैं, ड्रॉपलेट्स यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही होंगी, और जो फिलर मेटल पिघल के इस पे जाएगा और वेल्डिंग होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आर्क वेल्डिंग होती क्या है। तो ये एक एग्जाम्पल यानी एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, TIG वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग DCEN, मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, क्योंकि हमने जो डिफाइन की थी आर्क एफिशिएंसी वो बोला था ना कि अंडर दी नॉर्मल कंडीशन, तो वो नॉर्मल कंडीशन यही थी, मतलब DCEN की। तो प्रोसेस यूज इज DCEN पोलरिटी, आर्क वोल्टेज ऑफ द 30 वोल्ट, आर्क वोल्टेज दिया है हमें, वेल्डिंग करंट दिया है
उसके बाद में उसकी थिकनेस दी है, ठीक है। अब क्या एज्यूम करने के लिए बोला है, सबसे पहला वोल्टेज ड्रॉप इन एनोड, कैथोड एंड प्लाज्मा रीजन, जो उसमें वोल्टेज ड्रॉप है वो हमें दिए हैं 16 वोल्ट, 10 वोल्ट और 4 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। 20% ऑफ द हीट जनरेटेड इन प्लाज्मा जोन, जो हमने बोला था ना एम, हम मान लेंगे कि m% वहाँ से प्लाज्मा जोन से लेके वहाँ तक पहुँच पा रही होगी, तो वो भी दी है इसमें 20%, मतलब प्लाज्मा जोन से लेके कैथोड पे एनोड जोन पे पहुँच रही है। एंड ऑल हीट जनरेटेड इन द एनोड ड्रॉप जोन इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग, और फिर जो भी एनोड पे यूज जो आ रही है वो सबकी सभी बिल्डिंग में यूज हो जा रही है, ऐसा नहीं है कि उसमें से भी कुछ लॉस हो रहा है। नेग्लेक्ट द वोल्टेज ड्रॉप ऑन द अकाउंट ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ड्यूरिंग बेल्टिंग, कैलकुलेट दी आर्क एफिशिएंसी, मतलब जो अदर लॉसेस हैं उनको नेग्लेक्ट कर देना है, लेकिन आर्क एफिशिएंसी उनको निकालनी है। तो अपन सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो जो आर्क एफिशिएंसी का फार्मूला हमने जो निकाला था वो क्या था, हीट जनरेटेड इन द एनोड ड्रॉप जोन, एनोड ड्रॉप जोन पे जो भी हीट जनरेट हो रही होगी दो मीडियम से होगी, एक तो प्लाज्मा से और एक एनोड की जो मेल्टिंग हीट होगी उन दोनों से भी होगी हीट जनरेटेड एट दी एनोड जोन, और ऑल हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बिल्डिंग आर्क, इन दोनों का रेशियो होता है आर्क एफिशिएंसी। तो हीट जनरेटेड इन द एनोड ड्रॉप जोन, जो भी एनोड ड्रॉप जोन पे जो भी हीट जनरेट हो रही होगी इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे BA और I, ये हीट जनरेट हो रही होगी, सॉरी ये हीट जनरेट हो रही होगी हमारी एनोड ड्रॉप जोन पर। और दूसरा होता है ये जो प्लाज्मा की का एम टाइम फ्रिक्शन, तो एम टाइम फ्रिक्शन ऑफ दी प्लाज्मा ने जो हीट जनरेट की होगी यानी BP इंटू I, तो इन दोनों का समेशन, ये दोनों एक ही में है, तो इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारी टोटल हीट जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी एनोड जोन पे वो मिल जाएगी अपॉन ऑल हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बिल्डिंग आर्क, जो बिल्डिंग आर्क पे जितनी भी हीट प्रोड्यूस करेगी उसको हम डिफाइन करेंगे B इंटू I से। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों का या फिर रेशियो वो कहलाता है आर्क एफिशिएंसी। तो हमें फार्मूला क्लियर है ना। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसमें से I इन दोनों में कॉमन लिया, इन दोनों का कॉमन इस I से काट दिया, तो अपन क्या बचेगा, ये बराबर वाला साइन है, ठीक है। अब बचेगा BA, अब I कट गया है, प्लस M टाइम BP, और ये पूरा पूरा बटे नीचे क्या बचेगा, I कट गया है B, ठीक है। तो अब अपन लोगों को वो दे ही रखे हैं जितनी भी वैल्यूज़ हमें चाहिए। BA मतलब वोल्टेज एट दी एनोड, ये हम को दे रखी है, कितनी दे रखी है 16 वोल्ट, ठीक है। प्लाज्मा पे 10 वोल्ट और कैथोड पे 4 वोल्ट, तो ये 16 वोल्ट। और उसको दे रखा ना, मतलब 20% हीट ही जाती है, तो 20% और 20% को हम नॉर्मल टर्म में यूज़ करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.2। इसको यहाँ पे रखेंगे इनटू BP, और प्लाज्मा के वोल्ट कितने हैं 4 बटे जितना भी वोल्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो है 30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16.8 बटे 30, और ये कैलकुलेट करके आएगा 0.65। अब इसको फिर से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 56%, यानी आर्क एफिशिएंसी हमारी होगी 56%। सो थैंक्स, इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं आप इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी, और इसकी PDF है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।